Assalamu alaikum, dear student. I am Muhammad Rizwan from Superior College and the physics teacher at Classic Study evening classes, and you can join our academy on the study for federal board exam preparation and online as well as physical classes. And dear students, now we are going to discuss National Book Foundation according to new book Physics Class 9th short questions of chapter 4. So we are going to the first short question. Question number 1. Why long spanner is used to open or tight nuts of vehicles tire? कि हम यहाँ पे जो एक लॉन्ग स्पैनर है, जो लॉन्ग रेंच है, उसको गाड़ी जो है उसके टायर को नट्स को लूज या टाइट करने के लिए हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। दूसरा पार्ट इसका वाइल टाइटनिंग अ स्मॉल नट, जब छोटा नट जो है उसको टाइट करना हो। एक्स्ट्रा लॉन्ग रेंच इज़ नॉट सूटेबल, वाई, ज़्यादा जो लंबा रेंच है वो सूटेबल नहीं है, उसकी क्या वजह है। सो वी आर गोइंग टू आंसर दैट क्वेश्चन। फॉर ओपनिंग अ व्हीकल टायर, गाड़ी का टायर खोलने के लिए लॉन्ग स्पैनर इज़ यूज इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस लार्ज टार्क। लॉन्ग स्पैनर इस वजह से यूज़ करते हैं ताकि लार्ज टार्क पैदा हो। फॉर ओपनिंग अ स्मॉल नट, अगर हमने स्मॉल नट ओपन करना हो। एक्स्ट्रा लॉन्ग रेंच इज़ नॉट सूटेबल, ज़्यादा लंबा रेंच जो है वो सूटेबल नहीं है। बिकॉज लार्जर टॉर्क में ब्रेक द नट, इससे क्या होगा कि टॉर्क ज़्यादा पैदा होगा और नट जो है वो टूट सकता है। फ्रॉम द रिलेशन ऑफ टॉर्क, टॉ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, दिस इज द रिलेशन फॉर टॉर्क व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट। जब आप इस फोर्स को कांस्टेंट रखते हैं, फोर्स कांस्टेंट होगी तो जो टॉर्क होगा वो डिपेंड करेगा इस आर पे। आर यहाँ पे क्या है, मूवमेंट आर्म है, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। द टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मूवमेंट आर्म। टॉर्क जो होगा मूवमेंट आर्म पे डिपेंड करेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि अगर आर की वैल्यू ज़्यादा होगी तो टॉर्क ज़्यादा होगा, आर कम होगा तो टॉर्क कम। सो ग्रेटर द मोमेंट आर्म, जितना ग्रेटर मोमेंट आर्म ग्रेटर होगा, ग्रेटर विल बी द टॉर्क एंड वाइस वर्सा, उतना ही ज़्यादा टॉर्क होगा। क्वेश्चन नंबर 2. वाई डोर नॉब्स आर फिक्स्ड एट द एज ऑफ डोर। जो दरवाज़ों के हैंडल होते हैं उनको डोर का जो एज है उससे दूर जो है उसके ऊपर क्यों फिक्स किया जाता है। व्हाट विल हैपन, क्या होगा। इट द डोर नॉब इज़ एट मिडल ऑफ द डोर, अगर हम ये जो डोर नॉब है इसको मिडल ऑफ डोर पे फिक्स कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास डायग्राम है, ये आपको डोर नॉब, ये आपको येलो डॉट की फॉर्म में ये नज़र आ रहा है, और इसका ये जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यानी कि जो हिंज है, जो कब्जे होते हैं दरवाजे के, तो ये लाइन जो मैंने ड्रॉ की है यहाँ इसके अराउंड डोर जो है वो रोटेट करता है। सो एज फ्रॉम द रिलेशन टॉर्क टी इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, the handle of the door is provided at the free end, because larger the distance from the hinge, lesser will be the force required to open the door। तो कम फोर्स लगेगी दरवाज़ा जो उसको ओपन करने के लिए जब जो मोमेंट आर्म उसकी वैल्यू कम होगी। When force is constant, जब फोर्स कांस्टेंट हो। फोर्स कांस्टेंट का मतलब ये है कि अब हम यहाँ पे फोर्स को कांस्टेंट रखेंगे तो जो टॉर्क है उसकी टोटली जो डिपेंडेंस है वो इस मोमेंट आर्म आर पे है। द टॉर्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म क्या है, आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये डिस्टेंस होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन से डोर के नाब के दरमियान। सो ग्रेटर द मोमेंट आर्म ग्रेटर विल बी द टॉर्क एंड वाइस वर्सा। दैट्स वाई डोर नॉब्स आर फिक्स्ड एट द एज ऑफ द डोर टू इंक्रीज द मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म ज़्यादा पैदा करने के लिए हम जो डोर नॉब है उसको हम एज पे फिक्स करते हैं। अगर हम इसको दरमियान में फिक्स करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर हमें फोर्स डबल लगानी पड़ेगी दरवाज़ा खोलने के लिए। यहाँ पे जो मैं पॉइंट कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर डोर नॉब को फिक्स करेंगे तो हमें दरवाज़ा ओपन या क्लोज करने के लिए फोर्स डबल लगानी पड़ेगी, जबकि यहाँ पे हमें फोर्स 1 टाइम लगानी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. इफ़ यू ड्रॉप अ फीदर एंड बाउलिंग बॉल फ्रॉम द हाइट, आप अगर एक ही जितनी हाइट से एक पर को और एक बाउलिंग बॉल जो है उसको आप नीचे ज़मीन की तरफ फेंकेंगे, विच वन विल रीच द टर्मिनल वेलोसिटी फर्स्ट। तो टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो पहले कौन सा ऑब्जेक्ट अचीव करेगा। विच वन ऑफ देम विल हिट द ग्राउंड फर्स्ट, इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट ज़मीन पे जल्दी पहुंचेगा। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है कि जब ए रेजिस्टेंस फोर्स जो है वो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन ये दोनों इक्वल हो जाए तो उस वक्त जो बॉडी की कांस्टेंट वेलोसिटी उसको हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। सो द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज इन वैक्यूम बोथ फीदर and bowling ball would reach the terminal velocity at the same time।
तो टर्मिनल वेलोसिटी सेम टाइम पे आएगी एंड इट इज़ द फार्मूला ओवर हेयर गिवन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। ये वेट है ऑब्जेक्ट का और ये ड्रैग फोर्स का फैक्टर है उस पर एक्ट करने वाला। एट द सेम टाइम बिकॉज दे वुड एक्सपीरियंस द सेम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो वैक्यूम में तो सेम टाइम आएंगे क्योंकि इनका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सेम होगा। हाउएवर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, प्रैक्टिकल केसेस में तो वैक्यूम नहीं हम अचीव कर सकते, हमारे पास एयर रेजिस्टेंस मौजूद होती है। तो एयर रेजिस्टेंस की मौजूदगी में द फीदर विल टेक लॉन्गर टू रीच द टर्मिनल वेलोसिटी, फीदर जो है उसको टर्मिनल वेलोसिटी अचीव करने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा। वाई, वजह क्या है? ड्यू टू इट्स लार्जर सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया जो है वो लार्जर होता है थ्रू मैस रेशो, तो सरफेस एरिया टू मैस रेशो लार्जर होती है, एक्सपीरियंसेस मोर एयर रेजिस्टेंस, इस वजह से क्या हो जाता है कि जो फीदर है वो ज़्यादा एयर रेजिस्टेंस जो है वो लेता है। सो ऑन बोथ ऑब्जेक्ट्स, दोनों ऑब्जेक्ट्स रीच टर्मिनल वेलोसिटी, तो दोनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो उसको अचीव कर लेंगे। दे विल फॉल एट द सेम कांस्टेंट स्पीड, तो जब वो ज़मीन पे गिरेंगे तो वो एक ही जितनी स्पीड के साथ गिरेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वाई डू आइस कैट्स एफर्टलेसली स्लाइड ऑन आइस वाइल यूर शूज़ कॉज स्किडिंग। आप जब बर्फ़ के ऊपर स्केटिंग करते हैं तो जो आइस कैट्स जो स्पेशल आपके लिए बनाए जाते हैं उसमें आपको एफर्ट नहीं इतनी लगानी पड़ती आइस पे स्केट करने के लिए, जबकि आपके जो कैजुअल शूज़ हैं उसकी वजह से क्या हो जाता है, आप स्किड करते हैं यानी कि आप फिसलते हैं। आइस कैट्स ग्लाइड एफर्टलेसली ऑन आइस बिकॉज देयर ब्लेड्स आर डिज़ाइन टू मिनिमाइज फ्रिक्शन, जो आइस कैट्स होते हैं उनके ऊपर उनके ब्लेड लगाए जाते हैं वहाँ पे, और वो ब्लेड जो होते हैं वो फ्रिक्शन को मिनिमाइज करते हैं। द ब्लेड्स आर थिन एंड हैव अ स्मूथ फ्लैट सरफेस, ब्लेड्स जो होते हैं वो पतले भी होते हैं और वो स्मूथ होते हैं और उनकी सरफेस फ्लैट होती है, विच रिड्यूसेस रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से क्या होता है कि एयर रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस फ्रॉम आइस सरफेस आइस कम होती है व्हेन दे कम इनटू कांटेक्ट विद द आइस, जब वो आइस के साथ कांटेक्ट में आते हैं। दिस अलाउज स्कैटर्स टू मूव स्मूथली एंड एफिशिएंटली अक्रॉस द आइस विदाउट स्किडिंग, इस वजह से स्किडिंग के बगैर ऑब्जेक्ट्स जो स्कैटर्स होते हैं वो मूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन व्हाई इट्स ईजियर टू पुश अ कार ऑन फ्लैट टायर्स देन इन्फ्लेटेड वंस। आप वजाहत करें कि जो एक फ्लैट टायर्स होते हैं कार के, यानी कि जो हवा से भरे हुए टायर्स हैं उनको रोड के ऊपर पुश करना इजी होता है देन इन्फ्लेटेड टायर्स। इन्फ्लेटेड टायर्स जो होते हैं ये वो टायर्स होते हैं जिनमें से हवा निकाली हुई होती है। व्हाट हैपन्स टू द फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स जो है उस पर क्या असर पड़ता है बिटवीन द टायर्स एंड द रोड, और इस तरह से इन्फ्लेटेड टायर्स में फ्रिक्शनल फोर्स और टायर रोड्स के दरमियान जो फ्रिक्शनल फोर्स पे क्या इफेक्ट होता है। सो आंसर इज पुशिंग अ कार विद फ्लैट टायर्स इज ईजियर, फ्लैट टायर्स के साथ गाड़ी को पुश करना इजी होता है देन विद इन्फ्लेटेड वंस, इन्फ्लेटेड की बजाय, बिकॉज इन फ्लैट टायर्स हैव अ लॉन्गर कॉन्टैक्ट एरिया, जो फ्लैट टायर्स होते हैं उनका जो सरफेस एरिया होता है वो लॉन्गर होता है विद द ग्राउंड, ज़मीन के साथ, इंक्रीजिंग द फ्रिक्शन, इससे फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाती है। वन टायर्स आर प्रॉपरली इन्फ्लेटेड, जब टायर्स को इन्फ्लेट किया जाता है देयर इज़ लेस कंटैक्ट एरिया, तो एक कंटैक्ट एरिया कम हो जाता है, देयर इज़ लेस फ्रिक्शन, जिसकी वजह से फ्रिक्शन कम हो जाती है टू ओवरकम व्हेन पुशिंग। दिस मीन्स दैट व्हेन द टायर्स आर फ्लैट, इसका मतलब ये है जब टायर फ्लैट होते हैं मोर ऑफ द फोर्स अप्लाइड टू पुश द कार इज डायरेक्टेड इनटू ओवरकमिंग स्टैटिक फ्रिक्शन, तो फ्लैट टायर्स में स्टैटिक फ्रिक्शन जो होती है वो कम हो जाती है बिटवीन द टायर्स एंड द रोड, टायर और रोड के दरमियान, मेकिंग इट ईजियर टू गेट द कार मूविंग, और ये आसान बना देता है गाड़ी को मूव करवाना। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन स्टैंडिंग ऑन अ क्राउडेड स्कूल बस, जब आप एक हजूम वाली स्कूल बस में खड़े होते हैं, विच स्टैंस वुड प्रोवाइड बेटर स्टेबिलिटी, कौन सी जो मिसाल है वो ज़्यादा आपको स्टेबिलिटी देती है एंड प्रिवेंट यू फ्रॉम बीइंग पुश्ड ओवर, जो कि आपको गिरने से बचाती है। लेग्स जॉइंट, आपकी टांगें जो हैं वो एक दूसरे के साथ इकट्ठी हुई हों, लेग स्प्रेड अपार्ट, या आप अपार्ट होकर खड़े हुए हैं, तो ये नीचे स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि यहाँ पे स्प्रेड्स लेग हैं और यहाँ पे समहाउ इंस्टेबिलिटी को शो किया जा रहा है क्योंकि लेग्स जो हैं वो जॉइन नहीं है। तो आइए देखते हैं कि इसका क्या आंसर है। वन स्टैंडिंग ऑन अ क्राउडेड स्कूल बस, स्प्रेडिंग योर लेग्स अपार्ट प्रोवाइड्स बेटर स्टेबिलिटी, बेटर स्टेबिलिटी मिलती है क्योंकि इससे सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर होता है, एंड हेल्प्स प्रिवेंट यू फ्रॉम बीइंग
पुश्ड ओवर, और ये आपको बचाता है गिरने से। द वाइडर स्टैंस लोअर्स यूर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका जो है वो लो हो जाता है, एंड इंक्रीज यूर बेस एरिया ऑफ सपोर्ट, बेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। मेकिंग इट हार्डर फॉर एक्सटर्नल फोर्सेज, एक्सटर्नल फोर्सेज कौन से हो जाते हैं? सडन मूवमेंट्स ऑफ बस के, जैसे बस अचानक से मूव करना शुरू करती है, और द क्राउड, या क्राउड जो उसकी तरफ से धक्का मिलता है, टू अनबैलेंस, जो आपको अनबैलेंस करने की वजह से। क्वेश्चन नंबर 7, वाई अ मूविंग बाइसिकल इज ईजियर टू बैलेंस, एक जो मूविंग बाइसिकल है उसको बैलेंस करना इजी होता है। रिलेट दिस टू द प्रिंसिपल्स ऑफ रोटेशनल मोशन, इसको रोटेशनल मोशन के असूल के साथ रिलेट करें। अ मूविंग बाइसिकल इज ईजियर टू बैलेंस ड्यू टू द प्रिंसिपल ऑफ रोटेशनल मोशन एंड एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम और रोटेशनल मोशन की वजह से जो मूविंग बाइसिकल है उसको बैलेंस करना इजी होता है। व्हेन अ बाइसिकल इज इन मोशन, जब बाइसिकल जो होता है वो मोशन में होता है, द व्हील्स एक्ट्स एज रोटेटिंग गायरोस्कोप्स विच प्रोवाइड स्टेबिलिटी, गायरोस्कोप्स की तरह मूव कर रहे होते हैं और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। एज द व्हील स्पिन, जब एक व्हील स्पिन करता है, देयर एंगुलर मोमेंटम हेल्प्स टू स्टेबलाइज द बाइक बाई रेजिस्टिंग चेंजेस इन ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन जो होती है उसमें रेजिस्टिंग चेंजेस की वजह से स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 8, वाई इज़ अ पेंसिल स्टैंडिंग ऑन टिप अनस्टेबल, एक पेंसिल जो है उसको जब आप टिप यानी कि उसका जो शार्प साइड है जिस तरफ से आप शार्प करते हैं शार्पनर से, उसको अनस्टेबिलिटी मिलती है उस तरफ से। एंड व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट द स्टेबिलिटी, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं ऑफ एन ऑब्जेक्ट बैलेंस्ड ऑन अ पॉइंट, जो एक पॉइंट के ऊपर ऑब्जेक्ट बैलेंस होता है। अ पेंसिल स्टैंडिंग ऑन इट्स टिप इज अनस्टेबल ड्यू टू इट्स स्मॉल बेस ऑफ सपोर्ट कंपेयर टू इट्स हाइट। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स जो पेंसिल है उसको टिप के ऊपर खड़ा करना अनस्टेबल इस वजह से होता है क्योंकि उसकी हाइट ज़्यादा होती है जबकि बेस एरिया जो होता है वो स्मॉल होता है, मेकिंग इट प्रोन टू टिपिंग ओवर विद इवन स्लाइट डिस्टर्बेंसेस, कि अगर उसको बिल्कुल स्लाइट डिस्टर्बेंस हवा भी टच करेगी तो वो गिर जाएगी नीचे क्योंकि अनस्टेबल होती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बैलेंस्ड ऑन अ पॉइंट इंक्लूड द साइज एंड शेप ऑफ द बेस, साइज और शेप ऑफ बेस इस पे डिपेंड करता है, यानी कि बेस ज़्यादा वाइडर होनी चाहिए और बेस का साइज़ जो है वो यानी कि वाइड हो, और शेप का मतलब ये है कि बेस जो है उसको आप ये कह सकते हैं कि उसको आपने कैसे शेप डिज़ाइन किया, ज़्यादा वाइड बनाया है, उसकी चौड़ाई और लंबाई ज़्यादा है। द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, हाइट लोअर होनी चाहिए। एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैस और मैस। So students, question number 9, while driving what happens if the driver take the curve too fast, ड्राइविंग के दौरान अगर ड्राइवर तेज़ी से कर्व जो है वो लेता है तो उससे क्या होता है? हाउ डज सेंट्रीपिटल फोर्स प्ले अ रोल इन कीपिंग द कार फ्रॉम स्कीडिंग ऑफ द रोड, और सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या किरदार है कि वो गाड़ी को रोड से स्किड होने से यानी कि उससे रोड से बाहर निकलने से बचाती है। आंसर ये है इफ़ अ ड्राइवर टेक्स अ कर्व टू फास्ट, अगर एक ड्राइवर जो है वो कर्व जो है वो ज़्यादा तेज़ी से लेगा वाइल ड्राइविंग के दौरान, द कार में स्किड ऑफ द रोड, गाड़ी जो है वो रोड से स्किड हो जाएगी ड्यू टू इनसफिशिएंट सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सी वी ओवर आर टू काउंटर द कार्स इनर्शिया, कार के इनर्शिया यानी कि मैस को काउंटर करने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी वो काफ़ी नहीं होगी। सेंट्रीपिटल फोर्स इज नेसेसरी टू कीप द कार मूविंग इन अ कर्व पाथ, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो कर्व पाथ या सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए ज़रूरी होती है। एंड इज़ प्रोवाइडेड बाय फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड द रोड सरफेस और टायर के दरमियान फ्रिक्शन की मदद से ये फोर्स मिलती है गाड़ी को। व्हेन द ड्राइवर टेक्स कर्व टू फास्ट, जब ड्राइवर जो है वो ज़्यादा तेज़ी से कर्व लेता है, टर्न लेता है, सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द कार ऑन द रोड एक्सीड्स अवेलेबल फ्रिक्शनल फोर्स, जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसकी हद से बढ़ जाती है फोर्स, काजिंग द टायर्स टू लूज ट्रैक्शन एंड द कार टू स्किड ऑफ द रोड, तो गाड़ी जो है वो अपना रास्ता खो देगी और रोड से गिर जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10, कंसिडर अ सिचुएशन वेयर यू स्विंग अ बॉल कनेक्टेड टू अ स्ट्रिंग इन अ सर्कल, आप फ़र्ज़ करें कि ऐसी सूरत हाल है जिसमें आप एक बाल को रस्सी से बांध के सर्कुलर पाथ में मूव करवाते हैं। हाउ डज द टेंशन इन द स्ट्रिंग वेरी एज द बॉल मूव्स अक्रॉस डिफरेंट पॉइंट्स इन इट्स सर्कुलर पाथ, तो जो टेंशन है वो कैसे वेरी करेगी जबकि बॉल जो है वो मुख्तलिफ पॉइंट्स पाथ में मूव करेगी। एंड व्हाट फोर्सेस आर इन्वॉल्व, और कौन से फोर्सेस इसमें शामिल हैं।
आंसर इज दैट एज द बॉल कनेक्टेड टू अ स्ट्रिंग मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, जो ही एक रस्सी से बंधा हुआ बॉल जो वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है, द टेंशन इन द स्ट्रिंग वेरीज, टेंशन जो है रस्सी के अंदर वो चेंज होती है एट द टॉप ऑफ द सर्कल, सर्कल के टॉप के ऊपर द टेंशन इज हाईएस्ट, टेंशन ज़्यादा होती है बिकॉज इट नीड्स टू सपोर्ट द वेट ऑफ द बॉल टू प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे वेट और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है इन दोनों को बैलेंस करना पड़ता है, दो फोर्सेज एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर, तो दो फोर्सेज को बैलेंस करना पड़ता है रिक्वायर्ड टू कीप इट मूविंग इन अ सर्कल, ताकि बॉल जो वो सर्कल में मूव करता रहे। एट द बॉटम ऑफ द सर्कल, सर्कल के बॉटम पे, पहले हमने टॉप पे डिस्कस की है, द टेंशन इज लोअर, टेंशन की वैल्यू कम होती है बिकॉज इट ओनली नीड्स टू प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स, बॉटम पे सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स होती है जबकि टॉप पे वेट होता है और सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट टू मेंटेन अ स्पेसिफिक स्पीड, ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जो हैं उनके लिए ज़रूरी क्यों है कि जियो स्टेशनरी में ऑर्बिट में रहते हुए वो एक स्पेसिफिक स्पीड जो है उसको मेंटेन करें। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये सारा मैप टेली कम्युनिकेशन का आपको दिखाया गया है, ये एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है और ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, यहाँ पे नीचे इन्फॉर्मेशन ज़मीन के ऊपर कैसे पहुँच रही हैं। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट डियर स्टूडेंट्स अर्थ के ऊपर एक ही पॉइंट के ऊपर होना चाहिए, उसकी लोकेशन चेंज नहीं होनी चाहिए, अगर लोकेशन चेंज हो जाएगी तो फिर इन्फॉर्मेशन जो है वो सही तरह से ज़मीन पे नहीं पहुंचेंगी। सो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट मस्ट मेंटेन अ स्पेसिफिक स्पीड टू रिमेन सिंक्रोनाइज्ड विद द अर्थ रोटेशन। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स के अंदर एक स्पेसिफिक स्पीड मेंटेन रखते हैं ताकि वो ज़मीन की अर्थ रोटेशन के साथ सिंक्रोनाइज का मतलब ये है कि उसके मुताबिक हो, उसके बराबर हो। दिस allows them to appear stationary relative to fixed point on earth। इसकी वजह से क्या होता है कि ज़मीन के ऊपर फिक्स पॉइंट के ऊपर ये जो सैटेलाइट्स होते हैं ये ऐसे लगता है जैसे साकिन है, फैसिलिटेटिंग कॉन्टीन्यूस कम्युनिकेशन विद ग्राउंड बेस्ड रिसीवर, ज़मीन के ऊपर जो रिसीवर्स होते हैं उनके लिए वो फिक्स पॉइंट पे सैटेलाइट्स होते हैं और ये फैसिलिटेट करते हैं एक मुसलसल कम्युनिकेशन को। इफ़ द सैटेलाइट स्पीड डेविएट्स फ्रॉम द रिक्वायर्ड वेलोसिटी, अगर सैटेलाइट की स्पीड जो है वो रिक्वायर्ड वेलोसिटी से डेविएट करती है या तब्दील हो जाती है, इट ड्रिफ्ट आउट ऑफ इट्स डेजिनेटेड पोजीशन, तो सैटेलाइट की जो रिक्वायर्ड पोजीशन होगी वो उससे ड्रिफ्ट कर जाएगा, उससे आगे या बैक साइड पे मूव कर जाएगा रिलेटिव टू द अर्थ, ज़मीन के लिहाज से, डिसरप्टिंग कम्युनिकेशन कवरेज, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन कवरेज जो होगा वो डिसरप्ट हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, और आप ये सारे जो नोट्स हैं हमने ये नोट्स भी अपनी ilmiji.com वेबसाइट पे दिए हुए हैं, यहाँ से आप ये नोट्स डाउनलोड भी कर सकते हैं और आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। क्लासिक स्टडी जो है वो आपको फिजिकल और ऑनलाइन क्लासेस जो है वो प्रोवाइड करता रहेगा। आप हमारी नेक्स्ट वीडियो को जो है वो उसको ज़रूर देखिएगा, हम चैप्टर नंबर 5 जो है उसके भी नोट्स अपलोड कर देंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।